नमस्कार। पूरे देश को झंझोर देने वाला एक हत्याकांड तमिलनाडु के सातानकुलम, वहां के रहने वाले बेनेक्स और जयराज, इन दोनों को ही पुलिस थाने के अंदर ही तड़पा तड़पा कर टॉर्चर कर कर मार डाला गया। इस पूरे मसले में एक नया मोड़ आया है। सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर रघु गणेश, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन और कांस्टेबल मुरुगन। बाकी के 2 लोग अभी भी फरार हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आईपीसी 302 के तहत इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई इस मसले में आगे की जांच कर रही है। आखिर ये लोग पकड़े कैसे गए, आखिर ये इस पूरे हत्याकांड का पर्दा कैसे फाश हुआ। अगर आप सातानकुलम पुलिस थाने की बात करें, यहां पर तकरीबन 30 लोग तैनात हैं। इस 30 पुलिस वालों में उस दिन शाम को यानी 19 तारीख की शाम को इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर रघु गणेश और बालकृष्णन, स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर बालदुरई, हेड कांस्टेबल मुरुगन और वेलमुत्तु, सामुत्तुरई, जेसुराज, बालमुत्तुराज, बयुला सेल्व कुमारी और रेवती, यानी तकरीबन 11 लोग, जिसमें से कि 2 महिला कांस्टेबल भी शामिल थीं। मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच ने खुद से संज्ञान लेते हुए एक इंक्वायरी बिठाई। मैजिस्ट्रेट भारतीदासन को नियुक्त किया गया कि आप सातानकुलम पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर अपनी जांच आगे बढ़ाएंगे। वहां पर से जो भी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सीबीआई ने ये गिरफ्तारियां करी हैं। इस पूरी रिपोर्ट में अहम भूमिका है कांस्टेबल रेवती के उस बयान की। रेवती ने वो तमाम जो बयान दिए, वो एक अहम सबूत माना जा रहा है इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के पीछे। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मैजिस्ट्रेट भारतीदासन 28 जून को सातानकुलम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सातानकुलम पुलिस स्टेशन में एसीपी डी कुमार और एसपी प्रतापन वहां मौजूद थे, जिन्होंने मैजिस्ट्रेट को अनदेखा किया। जब इनका आमना सामना हुआ तो उन्होंने धमकाने की श्रेणी में इनको देखा। दूसरी तरफ उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बहुत उग्र थी, यानी साफ तौर पर यह लिखा गया है इस रिपोर्ट में कि मैजिस्ट्रेट की वहां पे मौजूदगी इन तमाम पुलिस वालों को अखड़ रही थी। मैजिस्ट्रेट भारतीदासन थाने के अंदर पहुंचते हैं। वहां पर मौजूद पुलिस वाले से तमाम दस्तावेजों की मांग करते हैं, यानी कि एफआईआर रजिस्टर और अन्य दस्तावेज। इसके चलते जो वहां पे पुलिस वाले मौजूद थे, उन्होंने मैजिस्ट्रेट की बात को अनसुना किया और उनको वो तमाम दस्तावेज नहीं दिए जिसकी मांग मैजिस्ट्रेट कर रहे थे। इसके बाद मैजिस्ट्रेट कुछ सख्ती दिखाते हैं, एक एक करके तमाम फाइल खुद जाके उठा के देखने की कोशिश करते हैं। एफआईआर रजिस्टर पे भी इनकी नज़र पड़ती है। इसके साथ साथ इनकी नज़र पड़ती है सीसीटीवी पर। सीसीटीवी के हार्ड डिस्क की जब जांच करी जाती है तो ये वो देखते हैं कि 19 तारीख से लेके 28 तारीख का कोई भी फुटेज वहां पर रिकॉर्ड नहीं होता है। जब पुलिस वालों से इस बारे में बात करी जाती है तो पुलिस वाले डोलमोल तरीके से उनको जवाब देते हैं। ये कहते हैं कि सीसीटीवी खराब हो चुका है। जब मैजिस्ट्रेट उन फुटेजेस को और ध्यान से देखते हैं तो उनको ये पता पड़ता है कि 19 तारीख से सीसीटीवी के उस सिस्टम पे छेड़छाड़ करी गई है। 19 तारीख के फुटेज को डिलीट किया गया है, उसकी जो सेटिंग है उसको भी बदली गई है, यानी 19 तारीख के बाद हर रोज़ खुद ब खुद वो फुटेज डिलीट हो जाती थी, यानी वो फुटेज सिर्फ 24 घंटे तक वहाँ पे मौजूद रहता था। 24 घंटे के बाद अपने आप वो फुटेज डिलीट हो जाता था। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने वहाँ पे तैनात पुलिस वालों से कुछ सवाल पूछे कि जब आपके पास 1 टीबी का हार्ड डिस्क है तो 30 दिन का बैकअप इसमें होना चाहिए, तो ऐसा कैसे हुआ कि 19 तारीख से लेके 28 तारीख, यानी जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तब तक का ही फुटेज कैसे मिट सकता है। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। अब एक एक करके वहाँ पर तैनात पुलिस वालों से इंक्वायरी शुरू होती है। कांस्टेबल महाराजा, जब इससे ये पूछा जाता है कि 19 तारीख की रात को आखिर यहाँ पे क्या घटा, तुम्हारी ड्यूटी यहीं पर थी, तुम यहाँ पर तैनात थे। कांस्टेबल महाराजा चुप्पी साधे रहता है, वो अपनी जुबान नहीं खोलता है। मैजिस्ट्रेट की नज़र वहाँ पर खड़ी एक लेडी कांस्टेबल पर पड़ती है जो डरी सहमी सी नज़र आती हैं। मैजिस्ट्रेट अपनी पूछताछ उनसे भी शुरू करते हैं, लेकिन वो महिला कांस्टेबल भी
चुप ही रहती हैं। मैजिस्ट्रेट को यह भांपते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती है कि ये जो पुलिस कांस्टेबल है, महिला पुलिस कांस्टेबल है, ये इनसे काफ़ी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन ये पुलिस वालों के डर से नहीं बोल पा रही हैं, ये डरी हुई हैं। फौरन मैजिस्ट्रेट ने इन तमाम पुलिस वालों को थाने से बाहर भेज दिया और जो महिला कांस्टेबल है इनसे इंक्वायरी शुरू होती है। महिला कांस्टेबल का सिर्फ एक कहना था, सर मैं डरी हुई हूँ, कहना बहुत मैं आपको चाहती हूँ, लेकिन मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, यहाँ तक कि मेरी जान भी जा सकती है। अगर आप इन दोनों की सुरक्षा प्रदान करने का वायदा करते हैं तो मैं आपको तमाम चीज़ें बता सकती हूँ जो 19 तारीख की रात को इन दोनों बाप बेटे के साथ घटी थी। इसके बाद मैजिस्ट्रेट भारतीदासन इनको ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जान और आपकी नौकरी, इन दोनों की ही सुरक्षा हम करेंगे। आप कृपया करके उस रात जो कुछ भी घटा था वो हमें बता दें। एक एक करके उस महिला कांस्टेबल ने वो तमाम बातें बताई हैं जो उस दिन रात को वहाँ पर घटी थी। लेडी कांस्टेबल आगे बढ़कर अपना बयान दर्ज कराती हैं। वो ये कहती हैं, ये तमाम जो पुलिस वाले हैं इन्होंने बारी बारी कर इतना इन दोनों को मारा है कि वो अधमरे से हो गए, निर्दयी तरीके से मारा है कि वो लोग लहूलुहान हालत पर ज़मीन पर पड़े रहे, इतना मारा कि वो खुद मारते मारते थक जाते हैं। जब इस महिला कांस्टेबल ने उन दोनों को देखा तो ये बताती हैं अधमरी सी हालत पर ज़मीन पर पड़े थे, लहूलुहान हालत में पड़े थे। इनको दया आ गई, ये खुद उनके पास पहुंचती हैं और ये पूछती हैं कि सर आपको कुछ चाहिए क्या। जयराम बड़ी ही हिम्मत करके कुछ इशारों में इनको समझाते हैं कि मुझे कुछ पीने को दे दो। इसके बाद फ़ौरन महिला कांस्टेबल ने इनके लिए कॉफ़ी का इंतज़ाम किया। पुलिस वाले भी कॉफ़ी पी रहे थे, बेनेक्स और जयराज भी कॉफ़ी पीना शुरू कर चुके थे। दूर बैठे श्रीधर की नज़र इनके ऊपर पड़ती है, उसको गुस्सा आ जाता है, आग बबूला होकर चिल्लाता हुआ आता है और ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई थाने में कॉफ़ी पीने की। कॉफ़ी में लात मारता है और एक बार फिर बाप बेटे की पिटाई शुरू हो जाती है। ये महिला कांस्टेबल बयां करती हैं कि किस तरह से उसने उन लोगों को कॉफ़ी भी पीने नहीं दी। आगे बढ़कर वो ये कहती हैं कि सर जो इंस्पेक्टर श्रीधर है वो एक दरिंदा है, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसकी बीवी ने भी इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रखी है। इसके घर में जो भी परेशानी होती है वो थाने में आकर उन तमाम बातों के बारे में बातें करता रहता है, एक तरह से डिप्रेशन में रहता है और जो भी मासूम लोग इनको मिलते हैं अपना सारा गुस्सा उन लोगों पर ये निकाल देता है। अपने बयान में ये आगे बढ़कर कहती हैं कि इंस्पेक्टर श्रीधर ही था जिसने इन तमाम पुलिस वालों को भड़काया, उनको मारने को कहा। इंस्पेक्टर श्रीधर के बारे में कई और जानकारियां सामने आ रही हैं। 1997 बैच का अफसर है इंस्पेक्टर श्रीधर। इससे पहले चेन्नई में सब इंस्पेक्टर की पोजीशन में तैनात था, वहां पर भी इसी तरह की कई कंप्लेंट्स इसके ऊपर आई, जिसके बाद कई बारी इसका तबादला हुआ। आखिर में ये सातानकुलम पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सातानकुलम पुलिस स्टेशन के 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, बाकी के तमाम लोगों का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर श्रीधर को वेट लिस्ट में डाल दिया जाता है। कहा यह जा रहा है आने वाले 1 या फिर 2 महीने में इसका प्रमोशन होने वाला था, इसको डीएसपी बनाया जा रहा था। इंस्पेक्टर श्रीधर को बचाने में जातिवाद भी सामने आ रहा है, यानी वो तमाम अधिकारी जो इंस्पेक्टर की ही जाति के थे वो ये नहीं चाहते थे कि श्रीधर का नाम इस मामले में आए। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए यहाँ की तमाम मीडिया हाउसेस को कि श्रीधर की ना तस्वीर दिखाई जाए, ना श्रीधर का नाम ज़्यादा उछाला जाए। यही नहीं, एक मिनिस्टर जो भी इंस्पेक्टर श्रीधर की ही जाति का है उसने ये तमाम चीज़ों को अपने हाथ में लिया। उसने कोशिश करी कि इंस्पेक्टर श्रीधर का नाम इसमें ना घसीटा जाए। लेडी कांस्टेबल ने अपने बयान में एक अहम चीज़ लिखवाई। उन्होंने ये कहा इन तमाम पुलिस वालों की लाठियाँ बरामद कर ली जाए, जो टेबल है उस टेबल को भी बरामद कर लिया जाए और ज़मीन से भी सैंपल्स निकलवाए जाएं। यानी उन लाठियों में भी खून लगा था, उस टेबल पर भी खून लगा था और ज़मीन के कई हिस्से में इनका खून बिखरा था। ये तमाम वो लोग पिछले 1 हफ्ते से इन तमाम दस्तावेज़ों को, इन तमाम सबूतों को मिटाने में जुटे हुए हैं। इससे पहले कि और देर हो जाए, सर इन तमाम चीज़ों को आप अपने हाथ में ले लीजिए। यही वो दस्तावेज हैं, यही वो सबूत हैं जो इनके खिलाफ आगे जाएंगे। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने कांस्टेबल महाराजा को फिर से तलब किया। महाराजा से पूछा गया कि तुम्हारी लाठी कहाँ है। महाराजा ने पहले ये बताया कि उसकी लाठी उसके गांव में है, फिर उसने कहा कि मेरे घर में रखा है। उसके बाद वो ये कहता है कि मेरी लाठी कहीं खो गई है। मैजिस्ट्रेट ने एक और कांस्टेबल से जब उसकी लाठी मांगी तो वो डर कर दीवार फांद कर वहाँ से
भाग जाता है। ये तमाम चीज़ें मैजिस्ट्रेट के साथ गए अधिकारी इसको रिकॉर्ड करते रहे। ये तमाम चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड हुई, जिसको भी मैजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। जब ये पूछताछ चल ही रही थी कि मैजिस्ट्रेट के ठीक पीछे खड़े कांस्टेबल महाराजा ने एक बात कही जो मैजिस्ट्रेट के कानों में पड़ गई। तमिल में उसने ये कहा, उन्नाला उन्न में पुड़ंग मुड़ियादड़ा, यानी तू हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। इसके बाद मैजिस्ट्रेट और वहाँ के पुलिस वालों के बीच में कुछ कहासुनी हुई। मैजिस्ट्रेट ने यह सोचा कि मेरा यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो एक तरह से गुंडागर्दी में उतर आए थे। कांस्टेबल महाराजा को इस बात के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैजिस्ट्रेट भारतीदासन जब थाने से बाहर जा रहे थे, उस लेडी कांस्टेबल को बुलाया, उनके बयान में उनसे दस्तखत लिए, उनको यकीन दिलाया कि तुम्हारी सुरक्षा मेरा पहला कर्तव्य होगा। उनके पति और उस लेडी कांस्टेबल दोनों को ही सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उसके अलावा उनको 1 महीने के लिए छुट्टी पर भी भेज दिया गया है। मैजिस्ट्रेट भारतीदासन के हाथ 2 अहम सबूत लगे हैं, एक सीसीटीवी का हार्ड डिस्क और दूसरा इस लेडी कांस्टेबल का अहम बयान जो खुद एक आई विटनेस है। इस जांच के फौरन बाद मैजिस्ट्रेट भारतीदासन ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी। उस रिपोर्ट में ये तमाम दस्तावेज लगाए गए, वो तमाम सबूत लगाए गए और लेडी कांस्टेबल का बयान भी लगाया गया। इसको फौरन मदुरई बेंच में सबमिट कर दिया गया। यही वो सबूत हैं, यही वो दस्तावेज हैं जो सीबीआई को दिए गए और सीबीआई ने इसी के बुनियाद पे ये तमाम गिरफ्तारियां करी हैं। इनके खिलाफ आईपीसी 302 के तहत मुकदमा चलाया गया है। सातानकुलम पुलिस थाने की ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं जो सातानकुलम के पुलिस वाले करते आ रहे हैं। 20 तारीख से ही बेनिक्स के दोस्तों के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे पुलिस वाले कि अगर तुमने अपना बयान दिया, अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुमको भी गलत मुकदमे में फंसा देंगे। इनका बयान भी नहीं लिया गया है। इसके बाद 3 ऐसी कहानियां हमारे सामने आई हैं जो कि बयां करती हैं कि किस तरह से, किस दरिंदगी से सातानकुलम के पुलिस वाले वहां के लोगों के साथ पेश आते थे। सातानकुलम में ही एक चर्च है। चर्च के कुछ लोग वहाँ पर पर्चे बांट रहे थे कि अचानक हिंदू मुननी के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं और मारपीट भी करते हैं। उनसे ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर रहे हो। वो लोग बार बार ये कहते हैं कि सर हम किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने चर्च का कुछ एक पर्चे बांट रहे हैं। इसके फ़ौरन बाद इंस्पेक्टर रघु गणेश और हेड कांस्टेबल मुरुगन वहाँ पर पहुँचते हैं। उन लोगों से बिना कुछ पूछे चर्च के लोगों पर हमला कर देते हैं। चर्च के लोगों को खूब मारा जाता है, उनको थाने भी लेके जाया जाता है और थाने में स्थित और पुलिस वाले भी उनको बेरहमी से मारते हैं। उनको ये कहा जाता है कि तुम हिंदू धर्म के खिलाफ हो, तुम यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हो। चर्च के लोगों का ये कहना है उन्होंने कई दफ़ा इस मामले में कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करी, लेकिन किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। अगर तभी एक्शन ले लिया जाता तो शायद जयराम और बेनिक्स की आज जान बच जाती है। एक और कहानी सामने आ रही है जो कि है 25 मई की। 29 साल के महेंद्रन जो कि एक मजदूर हैं, इसके बड़े भाई दुरईराज को पुलिस वाले ढूंढ रहे थे एक मर्डर के केस में। जब दुरईराज इनके हत्थे नहीं चढ़ा तो सातानकुलम के पुलिस वालों ने दुरईराज के भाई यानी महेंद्रन को उठा लिया। अगले ही दिन दुरईराज सरेंडर कर लेता है और उसके बाद शाम को महेंद्रन को छोड़ा जाता है। जब महेंद्रन घर पहुंचता है तो उसके शरीर में चोटें दिखती हैं, पूरा शरीर लहूलुहान होता है। उसको फ़ौरन अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इस दौरान जो सब इंस्पेक्टर रघु गणेश है वो उनके घर पहुंचता है, उन तमाम लोगों को धमकाता है कि अगर तुमने अपना बयान कहीं पर भी लिखवाया, जो लड़का हमारे हाथ है जिसका नाम है दुरईराज, उसको भी हम जान से मार देंगे। इस डर से कि दुरईराज की जान को कुछ ना हो जाए, इन लोगों ने कहीं पर भी अपनी ज़ुबान नहीं खोली। महेंद्रन की तबीयत बिगड़ती चली जाती है। उसका पहले एक हाथ नहीं काम करता है, फिर दूसरा हाथ नहीं काम करता है, उसके बाद खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और 13 जून को वो अपना दम तोड़ देता है। घटना मार्च 2013 की है। सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन के खिलाफ एक केस दर्ज किया जाता है। ये वही बालकृष्णन है जो बेनिक्स और जयराज के मामले में भी शामिल है। वयापुरी जो अपनी बाइक में एक पुलिया पार कर रहे होते हैं, बालकृष्णन और 2 और कांस्टेबल सामने आ जाते हैं। वयापुरी से उनकी गाड़ी के कागजात मांगते हैं। कागजात पूरे ना होने पर उनको धमकाया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि तेरे पास पैसे कितने हैं।
वयापुरी ने ये कहा मेरे पास सिर्फ 150 रुपये हैं। तब बालकृष्ण उनको थप्पड़ मारता है और ये कहता है तेरी औकात नहीं है मोटरसाइकिल रखने की। बालकृष्णन उनको मारता हुआ थाने लेके जाता है। उनको निर्वस्त्र कर कर उल्टा लटकाकर इतना मारा जाता है कि उनकी जांघों की हड्डी टूट जाती है। जीवन भर के लिए वयापुरी अपाहिज हो जाते हैं। उसके बाद वयापुरी बालकृष्ण के खिलाफ एक केस दायर करते हैं और वो केस वयापुरी के फेवर में आता है। उस वक्त गिड़गिड़ाता हुआ यही बालकृष्णन वयापुरी जी के पास पहुंचता है और ये कहता है मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा पूरा जो जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा अगर ये केस आप जीत जाते हैं तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। वयापुरी जी को इसके ऊपर दया आ जाती है और वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में मैजिस्ट्रेट भारतीदासन जी और वो लेडी कांस्टेबल जिनको पूरा देश आज सलाम कर रहा है, वो लेडी कांस्टेबल जिन्होंने सच का साथ दिया, बहादुरी के साथ बाहर आकर अपना बयान दर्ज कराया, ये 2 वो लोग हैं जिनकी वजह से ये दरिंदे आज जेल की हवा खा रहे हैं। इनको हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं और सलाम करते हैं कि इन जैसे अधिकारियों की वजह से आज भी कानून बचा हुआ है। धन्यवाद।